अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नए टॉपिक के साथ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, हमारी केमिस्ट्री 9th के फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट माना जाता है। अक्सर बोर्ड में ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। तो आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आपको लास्ट टाइम मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमने साइंस की ब्रांचेस क्यों बनाई। पिछले लेक्चर में मैंने इस पर पूरी डिटेल दी है कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमने क्यों बनाई, तो ब्रांचेस क्यों बनाई जाती हैं इस पर मैंने पूरी डिस्कशन करके आपको समझाई है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो मेरा नाम लिखें सैयद कामरान, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। अगर वो नहीं देखना तो भी ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ब्रांच जो हमारी है वो हमारी है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है, ये इसमें हम क्या पढ़ते हैं। देखें, आपके पास मैटर होता है। आपको लास्ट टाइम मैंने एक बात बताई थी कि केमिस्ट्री में हम सिर्फ एक चीज़ को पढ़ा करते हैं, वो हमारा मैटर है। अब हम मैटर की किस बात को कहाँ किस ब्रांच में सीखेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। ये सारी बातें आज हम करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, आपके सामने ये लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए ध्यान दें, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर के बारे में। मैटर की कौन सी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कंपोजिशन क्या होती है। थोड़ा सा हिंट हम दोबारा ले लेते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है। तो देखें, कंपोजिशन होती है किसी चीज़ की बनावट। मिसाल के तौर पर आप वाटर मॉलिक्यूल लें तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये इसकी कंपोजिशन है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो चेंज हो जाती हैं, यानी जो खसूसियात बदल जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, ये जो मैटर है इसकी कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान एक रिलेशन पढ़ रहे हैं। अब देखें, फर्ज करें इसकी कंपोजिशन है क्या कि 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक आपके पास ऑक्सीजन का एटम होगा, ये इसकी कंपोजिशन है। अगर आप इसको चेंज कर दें, अगर आप इसको कुछ यूं बना दें कि 2 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये क्या बन जाएगा, H2O2। अब पहले क्या था, वाटर मॉलिक्यूल। अब आपके पास ये जो केमिकल है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और कॉमन वर्ड्स में इसको पायोडीन के नाम से जाना जाता है। इसको हम अक्सर जख्म धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बात क्या है, कंपोजिशन आपने जैसे चेंज की उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसका जो यूज़ है वो पूरा चेंज हो गया। तो ये सारी बात हम कहाँ पर डील करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। हर केमिस्ट्री का स्कोप आपने साथ लिखना है, पहले आपने उसको डिफाइन करना है और उसके साथ उसका स्कोप लिखना है कि इस केमिस्ट्री से आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जो स्कोप है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख के मतलब डील किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस क्या होती हैं, लिक्विड्स क्या होती हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम एक पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इनकी डिटेल में चला जाऊं तो ये थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। हम शॉर्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा अहम बातें सीखेंगे। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए यह समझना लाजमी है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एटम पहले जॉन डाल्टन के ज़माने में क्या कहा जाता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कोई भी मादा है उसका सबसे जो छोटा ज़रा है, इंडिविजिबल पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। लेकिन बाद में कई थ्योरीज इस पर आई, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे साथ ही रहिएगा। दूसरे चैप्टर में आपको एटम की पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा। तो खैर अभी देखें, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम की साख क्या होती है। देखें, एटम के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसका पार्ट होता है न्यूक्लियस, दूसरा उसका पार्ट होता है ऑर्बिट। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम का इनर मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट, और ऑर्बिट क्या होता है, उसका आउटर पार्ट होता है। इस इनर पार्ट में कौन रहता है, एटम के इस इनर पार्ट में रहते हैं जी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स।
आउटर पार्ट में कौन रहता है? सिर्फ एक चीज रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये मैंने कुछ बातें लिखी। एटम के दो पार्ट है, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि उनके आउटर पार्ट है उसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इनकी हम डिस्कवरीज पढ़ेंगे कि कैसे पता चला एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी डिस्कशन हम करेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एटम में क्या होता है? सबसे पहले ऐसे न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर क्या होते हैं? उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ये आपको पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में कितने आते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो खैर ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, इसको माइंड में रखिएगा। दूसरी बात एक याद रखिएगा कि एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। इसका मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसकी क्या वजह है? देखिए आपको जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि कोई भी एटम है तो उसके अंदर उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद अक्सरियत में बराबर रहती है, बल्कि हमेशा बराबर रहती है। अगर हम एटम की आइसोटॉप्स की बात नहीं करते तो ये तादाद हमेशा एक जैसी होगी। बट अगर आप आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो आपके न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होने लग जाते हैं। तो ये बात हम कर लेते हैं। तो एटम क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर किया फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का बनना आपने अब तक सीख लिया होगा कि जब एटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, इस तरह के डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। अगर वो उनके दरमियान आ जाते हैं तो वो एटम क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन करें तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 का, ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करें O2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैसेस आप जानते हैं कि ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है, मैंने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें वजाहत से समझाई हैं कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? बहुत वीक होती हैं। लिक्विड में कोई स्ट्रांग होती हैं, सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस वजह से सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं। लिक्विड्स का वॉल्यूम आपका फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होती। गैसेस की दोनों चीज़ें फिक्स नहीं होती। हमारा लास्ट पॉइंट इसके स्कोप में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड और रेडिएशन ऑन मैटर, के मैटर पर जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। देखें फॉर एग्जांपल लिक्विड, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आपने बर्तन में पानी लिया है, आप उसको हीट कर रहे हैं। आपने जब उसको हीट किया है तो क्या होगा? वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, यानी कि वो लिक्विड से वेपर बन जाएगा। अगर आपने वेपर को कंडेंस किया है तो वो फिर लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को कंडेंस किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि आपने कितना गर्म किया या आपने कितना ठंडा किया। तो टेम्परेचर के चेंज होने से मैटर की स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बातों को ज़रा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का। जो मेन हमारी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री में, जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ी जाती है, वो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और हमारी अक्सर 9th 10th और FSC का जो सिलेबस है वो फिजिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट आपकी ब्रांच क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आप सिंपल याद रखें, ऐसी केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मतलब पढ़ाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और इसके साथ साथ हम इसमें हाइड्रोकार्बन को भी डील करते हैं और साथ साथ कार्बन के डेरिवेटिव्स को भी डील करते हैं। एक एक करके थोड़ा सा हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन से जो भी चीज बनती है वो आपकी ऑर्गेनिक मानी जाती है। फॉर एग्जांपल आप एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका कहते हैं। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। इनके स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं कि इसमें क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और इसके साथ साथ मिथाइल ग्रुप होता है। तो ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो एसिटिक एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह के सारे कंपाउंड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा था कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये आपका पूरा चैप्टर होगा 10th में, मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन को जब क्लासीफाई किया जाता है, ये जितने भी हैं, तो उनकी 3 आपकी क्लासेस बनती हैं। नंबर 1 अल्केन्स, नंबर 3 अल्काइंस। अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग जब करता है तो उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। क्या कहा मैंने, अल्केन एक ऐसा पार्ट है, अल्केन इज अ फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपने मेथेन पढ़े, मेथेन क्या होता है, नेचुरल गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस नेचुरल गैस को अगर आप देखें तो कार्बन दूसरे एटम से क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। या आप इसकी सेकंड एग्जांपल दें इथेन की, C2H6 किसका मॉलिक्यूल है, ये एथेन का। अगर हम इसको देखें तो कार्बन कार्बन से क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, और यहाँ हर एक बॉन्ड के साथ आपका एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा एक क्लासिफिकेशन हो जाती है अल्केन्स। अल्कीन्स क्या होंगी, जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। इसके एग्जांपल में आप क्या लिखें, ईथीन लिख दें। ये एग्जांपल लिखनी नहीं, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ये हमारे पूरे चैप्टर्स हैं, हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन जो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। उसकी क्लासिफिकेशन में आगे 3 हिस्से हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और अल्कीन्स क्या होती हैं, जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड हो। जिसमें एग्जांपल आप इथीन की दें, स्ट्रक्चर बनाकर दे दें आप उसे, H2C डबल बॉन्ड CH2। अल्काइन क्या होते हैं, अल्काइन वो होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हमारे अल्काइन माने जाते हैं। इसके एग्जांपल में आप एस्टिलीन दें, एस्टिलीन में क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा मॉलिक्यूल होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे हाइड्रोकार्बन हैं। तो ये कहाँ पढ़े जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज। कार्बन कैटिनेशन करता है, कार्बन आइसोमेरिज्म करता है, कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। मल्टीपल बॉन्डिंग आपके सामने है कि सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, डबल भी बना रहा है, ट्रिपल भी बना रहा है, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो ये सारी बातें हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका लास्ट पॉइंट है इनका डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स अगर एग्जांपल लें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। चलें एक छोटी सी बात देख लें। फर्ज करें अमोनिया आपके पास मॉलिक्यूल है। अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ यूँ होगा, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अब क्या हुआ, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। एक मॉलिक्यूल होता है आप मिथाइल, मिथाइल यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल। अगर मैं फ्री रेडिकल को यहाँ आकर अटैच करवाऊँ, अगर मिथाइल को अगर हम अमोनिया के साथ अटैच करवाएं तो होगा क्या, यहाँ से कोई एक बॉन्ड हाइड्रोजन का ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर क्या लग गया, CH2। तो ये अब आपका जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, CH3। इसको हम पढ़ते हैं मिथाइल अमाइन। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया का डेरिवेटिव माना जाता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से बनाया गया है। तो ये चीज़ भी हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, बातें लंबी होती जा रही हैं। पेट्रोकेमिकल्स या फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं। आप देखें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या पेट्रोलियम हम ज़मीन से कैसे निकालते हैं, उसके जो भी प्रोसेसेस हैं सारा जो हम डील करते हैं वो यहाँ पर करते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी कि आपकी मेडिसिन वगैरह जितनी भी हैं उसको भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो कैसे हमारे काम आते हैं। ये बात हो गई। नेक्स्ट ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी कि ये 2 एलिमेंट जो कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किए थे,
इन दो को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं हमारे यूनिवर्स के, वो सारे के सारे काम पर हम डील करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कंपाउंड की एग्जांपल दें, जैसा कि आपके पास है NaCl, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह के कंपाउंड हम कहाँ पर डील करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स और सबसे अहम चीज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? आप जब ज़मीन से मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं, गेट करते हैं, तो उन मिनरल्स के साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो उन मिनरल्स में आप अपनी मेटल को अगर अलग करना चाहते हैं, तो उस मेटल को अलग करने का एक तरीका होता है, वो मतलब पूरा मेथड है, वो भी कहाँ पर पढ़ाया जाता है आपको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये तीन बातें होंगी। नेक्स्ट ब्रांच दैट इज बायोकेमिस्ट्री। आपको लग रहा है बायो का मीनिंग ही क्या होता है? लाइफ। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिकल स्टडी, यानी जिंदा जानदारों में जो आपके सब्सटेंसेस होती हैं, जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप उनका स्ट्रक्चर पढ़ें, कंपोजिशन पढ़ें, उनके केमिकल रिएक्शन पढ़ें, तो ये तीन बातें आपकी क्या कहलाती हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब देखें, आपको मैंने कहा कि जो सब्सटेंसेस हैं जो जिंदा जानदारों में पाई जाती हैं, जिंदा जानदारों में पाई जाती हैं, तो उन सब्सटेंसेस का नाम क्या होता है? हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स लाइक, यहाँ मैंने कुछ बायोमॉलिक्यूल्स लिखे हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपके पास आपके लिविंग स्टाइल में जो भी स्वीट इन टेस्ट चीज़ें होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स माने जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज की एग्जांपल लें। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की जाती है, मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। अब आपको बायो में पढ़ाया जाएगा कि ग्लूकोज जब टूटता है तो वो क्या करता है? आगे पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। ये बात सुन लें आप, वो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो आगे टूटते हैं और वो क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं। यानी कि ये पूरी चीज़ कि इंसान ने खुराक खाई है तो वो आगे कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होगी, आपका ब्लड कैसे बनेगा, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, ये जो भी बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी है, उनका कंपोजिशन पढ़ना, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना। मैंने कंपोजिशन अभी बताया कि बनावट, कि वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, जैसा कि ग्लूकोज किस चीज़ से बना हुआ है? C6H12O6, कि कार्बन के 6 एलिमेंट हों, 6 एटम्स हों, हाइड्रोजन के 12 एटम हों, ऑक्सीजन के 6 एटम हों, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये सारी बातें हम कहाँ पर डील करते हैं? बायोकेमिस्ट्री। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन का है। अब प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से मिलकर आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, कि जब ये अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ऐसे जुड़ते जाते हैं, एक लंबी चेन जो बन जाती है, वो आपकी क्या मानी जाती है? प्रोटीन मानी जाती है। तो ये बातें कहाँ डिस्कस की जाती हैं? बायोकेमिस्ट्री। बातें लंबी हो रही हैं, थोड़ा क्लोज करते हैं टॉपिक को। तो इसका स्कोप क्या है? फील्ड ऑफ मेडिसिन, के दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, दवाइयों से क्या फ़ायदा होता है, वो कौन से जर्म्स को किल करती हैं। तो ये बातें यहाँ पर फूड साइंस, एग्रीकल्चर, ज़राअत के मुतालिक हम सारा यहाँ पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल, आपको नाम से लग रहा है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? सनत, फैक्ट्री लगाना क्या कहलाता है? आपका इंडस्ट्री कहलाता है। तो इंडस्ट्री में आप क्या कर रहे हो? कोई केमिकल है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। केमिकल्स की जो प्रेपरेशन हम करते हैं वो आपका क्या होता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले बेसिक केमिकल्स, बेसिक एलिमेंट्स की हम प्रेपरेशन करते हैं। एज लाइक मैंने लिखा है ऑक्सीजन, आपके पास है क्लोरीन है, तो इनकी पहले आप तैयारी करें, इन बेसिक एलिमेंट्स की। इनको फिर आप क्या करें? नेक्स्ट एंड अदर कंपाउंड या दूसरे जो आपके बेसिक कंपाउंड होते हैं उनकी तैयारी में इनको इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल क्या होता है? बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर कोई चीज़ तैयार की जाती है। इट डील्स, ये किसके साथ डील करती है? मैन्युफैक्चरिंग तैयारी के साथ। बेसिक केमिकल जैसा कि ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन, इनके नाम याद रखिएगा, ऑक्सीजन, अमोनिया एंड क्लोरीन। ये जो केमिकल्स आपने बनाए, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल। इस बात पे ध्यान दें।
रॉ मटेरियल क्या होते हैं? अब जब आप ये चीज़ बना लेंगे ना, इनको हम अगली चीज़ तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल वो सस्ते मटेरियल होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप कोई महंगी चीज़ तैयार करते हैं या उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ तैयार करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अमोनिया क्या करता है? अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है NH3, ये फर्टिलाइजर यानी कि खादें, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की प्रेपरेशन में ये तैयार होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्टिलाइजर का एक रॉ मटेरियल है, यानी पहले इसको बनाए, ये पढ़ाया जाएगा आपको कि अमोनिया कैसे बनाते हैं। हैबर प्रोसेस का एक तरीका होता है, आपके पास N2 3H2, ये केमिकल रिएक्शन होगा 2NH3, इस तरीके से आप पहले अमोनिया तैयार करेंगे। इस अमोनिया को एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर आप यूज़ करेंगे। बात समझ आ रही है आपको? तो ये सारा जिम्मा किसके है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के, कि केमिकल्स आपको तैयार कर करके देगा और उनकी आगे आपको डिटेल बताएगा। ये चीज़ हमारी हो गई। तो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। 3 वर्ड्स हैं, बड़े बेसिक हैं, इनको माइंड में रखिएगा। डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन, रेडियो एक्टिविटी। ये मैंने जगह छोड़ी है, ये आपका लेक्चर थोड़ा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले डाटा सारा लिख लिया है। ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि आपको मैं यहाँ समझाता चलूँ। तो ये लिखा था मैंने सोप एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि इंडस्ट्री में तैयार करने के समझाए जाते हैं। हमारा पॉइंट वहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या डील कर रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी एक बेसिक टॉपिक है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। रेडियो मीन रेडिएशन। देखिए, होता यूँ है कि आपके नेचर में जो कंपाउंड्स हैं वो अपनी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बुनियाद पर हम उनके नाम रख रहे हैं। तो जो अनस्टेबल कंपाउंड हैं, जो क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। डिसइंटीग्रेट मीन उसको तोड़ देते हैं, उस पर प्रोटॉन्स टूट कर अपने रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि अनस्टेबल कंपाउंड क्या करें, डिसइंटीग्रेशन करके रेडिएशन इमिट करें, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। क्या कहा मैंने? रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? इमिटिंग रेडिएशंस। रेडिएशंस इमिट होती हैं कैसे? सिमल्टेनियसली। आप उसको हेल्प नहीं करते, खुद ब खुद होता है। खुद ब खुद उसके प्रोटॉन्स टूटते हैं और वहां से अल्फा बीटा गामा, नाम दोहराएं मेरे साथ, कौन सी रेडिएशंस? अल्फा बीटा गामा। ये रेडिएशन उनसे निकलती हैं। तो इनको कहाँ पर पढ़ा जाता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा देखिए, मैंने आपको अभी क्या कहा था कि एटम के 2 पार्ट हैं। मैंने आपको फर्स्ट ब्रांच में एक बात समझाई है कि एटम के 2 पार्ट हैं, यानी कि न्यूक्लियस है और ऑर्बिट है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो न्यूक्लियस के मुतालिक डील करती है, उसको आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो देखिए, मेरी बात पर ध्यान दें। रेडियो एक्टिविटी कहाँ से? मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स डिसइंटीग्रेट होकर अपने रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एट अ टाइम अगर आपके 2 प्रोटॉन टूटते हैं, 2 न्यूट्रॉन टूटते हैं, तो वो आपको अल्फा पार्टिकल देगा। ये बात मेरे ध्यान में रखिएगा। अक्सर टीचर्स ये पढ़ाते हुए भाग कर जाते हैं आगे, वो कह देते हैं कि भाई अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, गामा निकल रहा है, लेकिन कहाँ से निकल रहे हैं? एटम में तो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो भाई जब वो आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जब वो आगे डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो वहां से आपकी रेडिएशंस निकलती हैं और उनको डील किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियस के मुतालिक जो भी आपके प्रोसेस हैं उनको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। चलें एक प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस में सबसे अहम पॉइंट आपको होता है सॉरी न्यूक्लियर प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इस पॉइंट को समझ लें। न्यूक्लियर फिशन, देखें न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस, फिशन मीन का किसी चीज का टूट जाना, इनटू फ्रैगमेंट्स अगर कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है उसको आप फिशन कहते हैं। रिएक्शन एक अमल है। देखिए ये पूरा एक टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का, आपको पढ़ाया जाएगा। मैं इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि अनस्टेबल जो आपके
अनस्टेबल जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उन पर जब हम न्यूट्रॉन लाइक प्रोजेक्टाइल्स की बौछार करते हैं, यानी उस पर हम उनको फॉल करते हैं, तो वो इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम पर जब मैंने न्यूट्रॉन फॉल किया है तो ये क्या करता है, टूट कर क्या करता है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन के एलिमेंट्स में टूट जाता है। तो इनकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है ना, कि ये हमारा टॉपिक है। मैं जस्ट बात बता रहा हूँ कि यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटेगा जब हम उस पर न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे। तो यहाँ जब ये टूट रहे होते हैं तो न्यूट्रॉन जब फॉल करते हैं तो उसके साथ साथ फिर न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल होगी, ये भी हम कहाँ डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। देखिए लाइन पढ़ें। लाइन क्या कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी। एटम जब डिसइंटीग्रेट होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो एटॉमिक एनर्जी कहलाती है। उसका कहाँ पर यूज़ करेंगे, उसको किस लिहाज से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस एनर्जी को क्या करते हैं, इसका चलिए आपको एक छोटा सा पॉइंट, एनर्जी कहाँ काम आती है, बॉयलर्स में ये एनर्जी काम आती है। हम बॉयलर्स में क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करके पानी को भाप बनाती हैं, स्टीम बनाती हैं, स्टीम से स्टीम इंजन चलाए जाते हैं, वहाँ से आगे जनरेटर चलाए जाते हैं। जनरेटर हमें क्या देगा, करंट देगा कि नहीं देगा। करंट क्या है, करंट एनर्जी तो है, कहाँ से मिला, एटम से, यानी एटम से एनर्जी लेकर करंट की प्रोडक्शन की, करंट की आपने तैयारी की। तो ये भी कहाँ पर होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। यहाँ सबसे मेन बात आपको मैं एक बात समझा रहा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से जो रेडिएशन निकलती हैं, उन रेडिएशंस को आप क्या करते हो, उसका जो स्कोप है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक बहुत अच्छा एक टेक्निक है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। हम क्या करते हैं, कैंसर आजकल अक्सर आम हो गया है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जो रेडिएशन निकल रही होती हैं वो कैंसरस पार्ट सेल्स पर जाकर लगती हैं, और वो कैंसरस पार्ट जो होता है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन कैंसर क्या होता है, मैं बायो का टीचर नहीं हूँ, बट एक छोटी सी बात, कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर आपके किसी से पर फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ स्किन पे मुझे 50 सेल्स की ज़रूरत थी, नीड थी, अगर 50 की बजाय 70 हो गई, माइटोसिस मियोसिस में कोई गलती हो गई है, तो वो जो आपके सेल की तादाद बढ़ गई है वो आपका कैंसर है। उस कैंसर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, आप वहाँ पर रेडिएशन डालती हैं, वो जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, यानी कि आपने क्या कर लिया, कैंसर से ट्रीट करवा लिया। तो ये जो मेथड है रेडिएशन से आपकी ट्रीटमेंट करना, ये क्या कहलाता है, रेडियोथेरेपी। बात समझ आ गई। दूसरा, उन रेडिएशन को आप इस्तेमाल करते हैं खुराक को महफूज करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये मैंने बात आपको अभी बताई है कि जब एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो उसके फ्रैगमेंट्स बनते हैं, साथ साथ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम आगे क्या करते हैं, भाप बनाने में, भाप आगे टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन आगे जनरेटर, और हमें करंट मिलते हैं। ये बात हमारी होगी। नेक्स्ट ब्रांच दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम एनवायरमेंट के मुतालिक पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इंसान की जो सरगर्मियाँ होती हैं आपके एनवायरनमेंट पर, उसको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं, आपके एनवायरनमेंट के दो अहम कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट वन होता है बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एबायोटिक क्या होते हैं, आपके माहौल में जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो आपकी बायोटिक कंपोनेंट है। बायो मीन living part of the environment is called biotic component। और उसमें क्या क्या आ जाएगा, हम ह्यूमंस, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट में शामिल होंगे। ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, कैसे, ये सारा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एंड सेकेंड वन के एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या, ये हवा, ये मट्टी, पानी वगैरह, ये चीज़ें कहाँ पर डील की जाती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये बात मैंने बड़े अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में अपने एक्सप्लेन की है कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो लगा लेता है, फैक्ट्रियाँ लगा लेता है, वहाँ से गंदा पानी निकलता है, वहाँ से स्मोक निकलता है, जब वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बनते हैं तो उसका हम पर क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो हमारा कंटेमिनेटेड वाटर, अगर हम वो हमारे साफ पानी में शामिल हो जाता है, तो जब हम उसको पीते हैं तो उसमें हैवी मेटल्स होती हैं, और हैवी मेटल्स कैंसर काज करती हैं।
और वो जो स्मोक वहाँ से निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर क्या करता है ऊपर ओजोन तक पहुँच जाता है, और ओजोन के साथ वो केमिकल रिएक्शन करता है और ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ओजोन क्या हुआ, वहाँ पर कम हो गया, ओजोन की क्या हुई, डिप्लीशन हो गई। तो ये सारा क्या है, हम इंसानों की एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, तो वो भी हम कहाँ पर डील करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको जैसे मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन आ जाता है, इंसान आ जाते हैं, पानी, मिट्टी, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हम रिलेट करते हैं। तो ये लाइन मैंने लिख दिया, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियोलॉजी, जियो हम कहते हैं अर्थ को, अर्थ के मतलब सॉइल एंड वाटर। इसका जो स्कोप है आपको ये यहाँ पर ये भी समझाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे इंप्रूव करें, आप पोल्यूशन से कैसे प्रोटेक्ट हों, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। लास्ट ब्रांच दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, किसी भी सैंपल का एनालिसिस करने के लिए जो आपको केमिस्ट्री की ब्रांच दी जाती है वो होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत अहम शाख है, बहुत ही अहम शाख है। इसमें आपको क्या दिया जाता है, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रम बनाए जाते हैं, एटम्स के स्पेक्ट्रम बनाए जाते हैं, और स्पेक्ट्रम की बेस पे एटम को एनालाइज किया जाता है कि ये फलां एटम है, ये फलां एटम है, यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, उनके स्पेक्ट्रम बनाए जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के दो मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, देखें फर्ज करें हम कपड़ा भी लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, हाथ लगाते हैं, क्वालिटी समझ आती है, फिर हम उसको क्वांटिटी बताते हैं कि इतना दे। तो बिल्कुल ऐसे ही आप केमिकली जब आप डील कर रहे हो तो पहले क्वालिटी चेक करें और उसके बाद क्या चेक करें, क्वांटिटी। तो ये दो बातें। लास्ट इसका स्कोप क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स हम यहाँ पर इस्तेमाल, मतलब इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी, इंस्ट्रूमेंटेशन के क्या क्या आपने इस्तेमाल करना है, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल हैं। इट कवर्स फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। तो ये चीज़ें भी आपको कहाँ पढ़ाई जाती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आई होप मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर मज़ीद चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मुझे, ताकि मैं ऐसे वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाता रहूं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.